मैं आशीष गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स, गवर्नमेंट एमजीएस पीजी कॉलेज भिंड। बच्चों, मैंने आपको कॉस्ट अकाउंटिंग के पिछले व्याख्यान में आपको चर्चा की थी और मैंने आपको बताया था कि ये विषय आपके लिए बिल्कुल नया है, इसलिए इस पर हम थोड़ा गहन चर्चा करेंगे, क्योंकि अगर आपको इसकी एक बार अवधारणा समझ में आ गई तो आपको इसके आगे जो आंकिक प्रश्न हैं या इसके जो कंसेप्ट है उसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको याद हो बच्चों कि मैंने पिछले व्याख्यान में लागत क्या है, लागत अंकन क्या है, लागत लेखांकन क्या है, लागत लेखांकन के उद्देश्य क्या हैं, लागत अंकन की जो प्रविधियां हैं या लागत अंकन की जो तकनीकें हैं उसके बारे में चर्चा की थी। बच्चों, अब इस व्याख्यान में हम चर्चा करेंगे कि जो लागत लेखांकन है उनकी कौन कौन सी पद्धतियां हैं या लागत लेखांकन की कौन कौन सी विभिन्न विधियां हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि लागत लेखांकन की पहली विधि मैंने लिखी है इकाई लागत विधि, उपकार लागत विधि, ठेका लागत विधि, प्रक्रिया लागत विधि, परिचालन लागत विधि, बहुसंख्यक लागत विधि, समूह लागत विधि और लक्ष्य लागत विधि। बच्चों, अगर आपको एक बार ये पता चल जाए कि हर जो विधि अपनाई जाती है वो किन किन निर्माणी उद्योगों में या कौन कौन सी निर्माणी संस्थाएं किस विधि को अपनाती हैं, तो जब आप प्रश्न हल करेंगे तो आपको उसमें बड़ी आसानी होगी। तो हम चर्चा करते हैं। पहली लिखा है इकाई लागत विधि। समझिए, उसमें लिखा है इकाई लागत विधि। इसको उत्पादन लागत विधि या एकाकी लागत विधि के नाम से भी जाना जाता है। यानी इसके दो नाम और हो गए, इकाई लागत विधि, उत्पादन लागत विधि या एकाकी लागत विधि। ये क्या है विधि? ये विधि उन निर्माणी संस्थाओं में अपनाई जाती है जहां एक समान इकाइयों का निरंतर उत्पादन होता है। एक समान इकाइयों का निरंतर, यानी जो निर्मित की जाने वाली इकाइयां हैं वो कैसी होती हैं? एक समान होती हैं और उनका उत्पादन भी कैसा होता है? निरंतर होता है। निरंतर होता है और हमें उसकी प्रति इकाई लागत ज्ञात करनी होती है। यानी क्या क्या कंडीशन हो गई हमारे सामने कंडीशन हो गई, एक तो उत्पादन निरंतर होना चाहिए, उत्पादित की जाने वाली इकाइयां एक समान होनी चाहिए और हमें उसकी प्रति इकाई लागत निकालनी है। कहां होता है? आपने देखा होगा जैसे जो ईंट के भट्टे होते हैं, जो शक्कर की मिलें हैं, कपड़े की मिलें हैं, मुख्य रूप से आटा की मिल है, जहां हमें प्रति टन, प्रति किलोग्राम या प्रति लीटर इकाई लागत ज्ञात करनी होती है, तो वहां पर हम इकाई लागत विधि का उपयोग करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा इकाई लागत विधि का उपयोग कहां किया जा रहा है? जहां उत्पादन निरंतर हो रहा है, निर्मित की जाने वाली इकाइयां एक समान हैं और हमें उनकी प्रति इकाई लागत ज्ञात करनी है। उदाहरण मैंने बता दिया, शक्कर मिल है आपकी, ईंट के भट्टे हैं, खदाने हैं आपका, तो वो यहां पर क्या की जाती है? इकाई लागत विधि का उपयोग किया जाता है। और मैंने आपको यह भी बताया इकाई लागत विधि के अन्य नाम उत्पादन लागत विधि या एकाकी लागत विधि होती है। दूसरा, उपकार लागत विधि। ये क्या है? बड़ा इंटरेस्टिंग है, जॉब कॉस्टिंग बोलते हैं इसको। जहां उत्पादन, किसी वस्तु का उत्पादन ग्राहक के आदेश के अनुसार किया जाता है, यानी ग्राहक ने आदेश दिया और प्रत्येक आदेश अपने आप में एक स्वतंत्र उपकार होता है। जैसे मान लीजिए कि हमने कपड़े सिलने का आदेश दे दिया कि हमें कपड़ा सिलवाना है, या मैंने प्रिंटिंग का दे दिया जाके, तो वो हमारे आदेश से तो काम कर रहा है। तो जो काम किया जा रहा है, यानी जहां कार्य ग्राहक के आदेश के अनुसार किया जाता है, वहां हम उपकार लागत विधि का प्रयोग करते हैं। यह विधि मूलतः प्रिंटिंग यानी छपाई, कपड़े की सिलाई आदि उद्योगों में प्रयोग की जाती है। तीसरा है आपका ठेका लागत विधि। ठेका लागत विधि या इसको कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग भी बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ठेका लागत विधि का प्रयोग कौन करता है? ठेका लागत विधि का प्रयोग वो लोग करते हैं जो काम ठेके पर करते हैं। ठेके से मतलब जो किसी निर्माण कार्य में संलग्न है, जो किसी निर्माण कार्य का ठेका ले रहे हैं। मान लीजिए जो हमें कोई पुल बनाना है, कोई सड़क का निर्माण करना है, कोई बांध का निर्माण करना है, यानी हम जब किसी निर्माण कार्य का ठेका लेते हैं तो वहां पर हम
ठेका लागत विधि का प्रयोग करते हैं। यह भी ग्राहक के आदेश से ही होता है, लेकिन यहां इसमें उपकार में और लागत ठेका लागत में थोड़ा अंतर समझिए। यहां भी हमने एक तरह का ठेके दिया हुआ है, यहां पे भी ठेका दिया हुआ है। अंतर क्या है? अंतर समझिए, जो उपकार लागत विधि होती है वो अल्पकालिक होती है और ग्राहक के आदेश के अनुसार काम कर रहे हैं। ठेका लागत विधि में क्या होता है, जो ठेका लागत विधि होती है वो दीर्घकालीन होती है और हमें वहां जहां काम करना है उस स्थल पर जाके ही काम करना होता है। हमें रोड बनानी है तो रोड का जहां ठेका मिला होगा तो वहीं जाके तो हम रोड बनाएंगे। तो जहां हम ठेके पर काम करते हैं वहां हम ठेका लागत विधि का उपयोग करते हैं। तो इकाई लागत विधि, उपकार लागत विधि और ठेका लागत विधि। तीसरा है प्रक्रिया लागत विधि। यह क्या होती है प्रक्रिया लागत विधि? यह समझ लीजिए, जब कोई उत्पाद विभिन्न क्रियाओं से गुजरकर अंतिम उत्पाद का रूप लेता है, यानी जब कोई उत्पाद अंतिम रूप तक, अंतिम यानी फिनिश गुड तक बनते बनते अंतिम उत्पाद का रूप लेते लेते विभिन्न क्रियाओं से होकर गुजर रहा है, तो जितनी क्रियाओं से होकर गुजरा है तो वो हर क्रिया की, जिस क्रिया में उसका जो निर्माण हुआ वो अगली प्रक्रिया के लिए, यानी मान लीजिए एक उत्पाद 3 प्रक्रियाओं से होकर गुजर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक उत्पाद प्रक्रिया ए, प्रक्रिया बी और प्रक्रिया सी से होकर गुजरता है तब वो फिनिश्ड गुड का रूप लेता है। तो वो कितनी प्रक्रियाओं से होकर गुजरा? वो गुजरा 3 प्रक्रियाओं से होकर, और 3 प्रक्रियाओं पे गुजरने के बाद तब वो अंतिम रूप से काय में, तैयार माल में रूपांतरित हुआ। तो जब कोई उत्पाद विभिन्न क्रियाओं से होकर गुजरता है और हर एक प्रक्रिया का तैयार माल, हर एक प्रक्रिया का तैयार माल अगली प्रक्रिया के लिए कच्चे सामग्री की तरह कार्य करता है, वहां पर हम प्रक्रिया लागत विधि का प्रयोग करते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, जब कोई उत्पाद विभिन्न प्रक्रियाओं से होकर अंतिम उत्पाद तक पहुंचता है तो वो जितनी प्रक्रियाओं से वो गुजरा है, तो हम इसमें करते क्या है, जितनी प्रक्रियाओं से होकर गुजरा है हर प्रक्रिया का अपना अकाउंट बनाएंगे। इसमें हर प्रक्रिया का क्या बनाया जाता है, अपना लेखा किया जाता है और हर प्रक्रिया में उसकी तैयार माल की, जो तैयार माल उस एक प्रक्रिया में जो तैयार माल हुआ है उसकी प्रति इकाई लागत भी ज्ञात की जाती है। और एक प्रक्रिया का तैयार माल अगली प्रक्रिया के लिए कच्चे माल की भांति होता है। ये कौन कौन सी संस्थाएं या कौन कौन सी निर्माणी संस्थाएं इस प्रकार की प्रविधि को अपनाती हैं, आपको बताते हैं। जो मुख्य रूप से रासायनिक पदार्थ का निर्माण कर रही हैं। किसका निर्माण कर रही हैं? रासायनिक पदार्थ का निर्माण कर रही हैं। इसके अलावा रासायनिक पदार्थ के अलावा मान लीजिए वार्निश, साबुन आदि, यानी जो जहां उत्पाद कई प्रक्रियाओं से होकर अंतिम उत्पाद का रूप लेता है वहां प्रक्रिया लागत का उपयोग किया जाता है। तो हमारा 4 डिस्कशन हो गया, इकाई लागत विधि, उपकार लागत विधि, ठेका लागत विधि और प्रक्रिया लागत विधि। अब आपकी लिखी हुई है परिचालन लागत विधि। मैंने आपको याद हो पिछले व्याख्यान में बताया था, अगर आपने ध्यान दिया हो, कि जो लागत लेखांकन है, लागत लेखांकन मूल मुख्य रूप से निर्माणी संस्थाएं और जो संस्थाएं सेवाएं प्रदान करती हैं, जो सेवाएं देती हैं ग्राहकों को, वो लागत लेखांकन का संचालन करती हैं। तो परिचालन लागत विधि क्या होती है? यानी वे संस्थाएं जो सेवाएं देती हैं, सेवाएं देने वाली संस्थाएं क्या अपनाती हैं? परिचालन लागत विधि, जिसको अपन बोलते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट। जो परिचालन लागत विधि है वो कौन कौन सी संस्थाएं अपनाती हैं? निश्चित रूप से मैंने आपसे कहा जितनी संस्थाएं सेवाएं प्रदान कर रही हैं, आपको बिजली आपूर्ति करने वाली संस्थाएं हैं, जल आपूर्ति करने वाली संस्थाएं हैं, यातायात परिवहन करने वाली संस्थाएं हैं, ये सभी अपने यहां जो लागत का निर्धारण करती हैं वो किस विधि से करती हैं? वो करती हैं परिचालन लागत विधि से। एक बस में हम जब आपसे किराया लिया जाता है, आपसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक का जो किराया लिया जाता है वो किराया निर्धारित कैसे होता है? प्रति यात्री किराया जो निर्धारित किया गया वो उसके लिए भी हम किसकी जरूरत पड़ती है? ऑपरेटिंग कॉस्ट की, यानी परिचालन लागत की। अगर आपने माल को यातायात ट्रक के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा तो उसका जो भाड़ा तय किया गया, प्रति किलोमीटर जो भी तय किया गया, वो किससे तय किया गया? उसके लिए भी किसकी जरूरत पड़ी? परिचालन लागत की। यानी जो भी
आपको सेवाएं प्रदान कर रही हैं, सेवाएं प्रदान करने वाली हर संस्था अपने यहां जो लागत का निर्धारण करती है वो किस विधि का अपना उपयोग करती है? परिचालन लागत विधि। आपने देखा होगा कि जो होटल का किराया भी होता है आपसे लिया जाता है, कई होटल होते हैं 2,000 रुपए किराया, तो एक दिन का किराया 2,000 रुपए या 1,500 रुपए, 1,000 रुपए, उन्होंने भी तो तय किसी आधार पर प्रति दिन का किराया तय किया होगा। तो जो भी सेवाएं प्रदान कर रही हैं वो कहीं ना कहीं अपने यहाँ किस प्रविधि का उपयोग, किस पद्धति का उपयोग कर रही हैं, किस विधि का उपयोग कर रही हैं? वो अपने यहाँ कर रही हैं परिचालन लागत विधि। तो इकाई लागत विधि, यहाँ वस्तुओं की जो निर्मित की जाने वाली वस्तुओं की इकाइयां एक समान होती हैं और यहाँ उत्पादन निरंतर होता है, और जहां प्रति इकाई लागत ज्ञात करनी होती है इकाई लागत विधि का उपयोग करते हैं। जहां ग्राहक के आदेश के अनुसार कार्य कराया जाता है वह उपकार लागत विधि का उपयोग करते हैं। जहां ठेके के अनुसार कार्य होता है, जहां निर्माण कार्य किया जाता है ठेके के अनुसार, वहां ठेका लागत विधि। जहां उत्पाद कई प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है तो वहां प्रक्रिया लागत विधि। और जो संस्थाएं सेवाएं प्रदान करती हैं वो वहां उनको प्रति इकाई लागत ज्ञात करनी होती है, तो वहां परिचालन लागत विधि का उपयोग करते हैं। मुख्य रूप से ये विधियां हैं। साथ में मैंने आपको कुछ और लिखी है। बहुसंख्यक लागत विधि, आपने देखा होगा एक कार्य को पूरा करने के लिए हमें बहुत सारी चीजों की आवश्यकता पड़ती है। मान लीजिए हमें एक बहुत बड़ी मशीन बनानी है, लेकिन उस मशीन में बहुत सारे पुर्जों का इस्तेमाल किया गया है, तो वो पुर्जे भी बने होंगे, उनका भी उत्पादन किया गया होगा, और हर पुर्जा अपने आप में अलग अलग होगा। तो हर पुर्जे की जो प्रति इकाई लागत भी है वो अलग अलग लागत लेखांकन के आधार पर तय की गई होगी। तो जहां और जब बहुत सारे पुर्जे मिल जाते हैं तो उनको संकलित करके हम बड़ी मशीन बना देते हैं। तो उस मशीन में बहुत सारे क्या यूज किए गए, बहुत सारी छोटे छोटे पुर्जे यूज किए गए, और हर पुर्जे की अपनी प्रति इकाई लागत भी थी, उनको भी लेखांकन किया गया। यानी जहां बहुत सारी लागत लेखांकन को एक साथ किया जाता है वो कहलाता है आपका बहुसंख्यक लागत विधि। समूह लागत विधि, समूह लागत विधि का उपयोग की जाती है जहां कार्य समूह में किया जाता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारी जो वस्तु उत्पादित की जाती है वो एक समूह में रहती है। जैसे आपने दवाइयों का पत्ता देखा हो पूरा, तो वहां पूरा जो समूह है वो एक इकाई है, उसकी पूरी गणना की जाती है, उसकी पूरी लागत निकाली जाती है। बिस्कुट का पैकेट देखिए, पूरा पैकेट होता है, उसमें 10 बिस्कुट होते हैं, लेकिन उसकी पूरी एक समूह के रूप में उसकी प्रति इकाई जो पूरा समूह होता है वो समूह ही प्रति इकाई माना जाता है। तो जहां समूह के रूप में प्रति इकाई मानकर गणना की जाती है वो होती है समूह लागत विधि। एक और मैंने लिखा है लक्ष्य लागत विधि। ये लक्ष्य लागत विधि क्या होती है? लक्ष्य लागत विधि का मतलब ये होता है कि हमने अभी कोई निर्माण कार्य नहीं किया, लेकिन उसको निर्माण कार्य करने से पहले विशेषज्ञों की सलाहें ली और उसका अनुमानित मूल्य निर्धारित किया। उसके लिए हमने जो भी उनको खर्च किया वो उसको कहते हैं लक्ष्य लागत विधि। यानी विशेषज्ञों की जो हमने सलाहें ली हैं, हमने निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया, निर्माण कार्य प्रारंभ करने से पूर्व ही हमने उसकी लागत का निर्धारण करवाया, तो वहां किस विधि का प्रयोग करते हैं हम? लक्ष्य लागत विधि। मुख्य रूप से जो विधियां हैं जो आप लागत लेखांकन में प्रयोग करने वाले हैं उन पर मैंने आपकी चर्चा की। इकाई लागत विधि, उपकार लागत विधि, ठेका लागत विधि, प्रक्रिया लागत विधि, परिचालन लागत विधि, बहुसंख्यक विधि, समूह लागत विधि और लक्ष्य लागत विधि। ये आपका हो गया लेखांकन की विधियां। और इसके पूर्व के व्याख्यान में मैंने आपको जो लागत अंकन या लागत निर्धारण की मैंने आपकी तकनीकें या प्रविधियों पर भी चर्चा की थी। अब मैं थोड़ा सा आपको यह बता दूं कि जो मैंने आपको बताया कि लागत लेखांकन बता तो दिया, अब आप थोड़ा यहां तक उद्देश्य और ये तकनीकें और प्रविधियां समझ गए होंगे कि लागत लेखांकन वित्तीय लेखांकन से कहीं ना कहीं भिन्न है। तो मैं आपसे थोड़े से 2 मिनट में ये चर्चा करूंगा कि आखिर अभी आपके दिमाग में ये सब आ गया होगा कि हाँ ये अलग है, वित्तीय लेखांकन अलग है और लागत लेखांकन कहीं ना कहीं अलग है, ये विशिष्ट है। अब आप सामान्य से विशिष्ट की ओर जा रहे हैं। वित्तीय लेखांकन एक सामान्य लेखांकन है, जबकि अब आप जो भी पढ़ेंगे, आप लागत लेखांकन पढ़ रहे हैं वो आप विशिष्टता की ओर जा रहे हैं। और इसके बाद अगर आप जब अंतिम वर्ष में पहुंचेंगे तो प्रबंध लेखांकन भी पढ़ेंगे। तो अब आप सामान्य लेखांकन से विशिष्ट लेखांकन की ओर आ रहे हैं और लेखांकन की विभिन्न शाखाओं को पढ़ रहे हैं। तो अब मैं आपको थोड़ा सा जल्दी से आपको यह भी बता दूं कि वित्तीय लेखांकन और लागत लेखांकन में क्या अंतर है। फिर इसके बाद हम जो लागत के तत्व हैं उस पर चर्चा करेंगे। तो वित्तीय लेखांकन और लागत लेखांकन में मूलभूत क्या अंतर है, मैं जल्दी से इस पर आपको चर्चा करता हूं। क्योंकि आपको पता है कि जो वित्तीय लेखांकन है उसमें जो मूल उद्देश्य होता है, वित्तीय लेखांकन का मूल उद्देश्य केवल एक ही है कि वर्ष के अंत में लाभ हानि का निर्धारण कर व्यवसाय की आर्थिक स्थिति का पता कर लें। इतना रहता है आपके वित्तीय लेखांकन का उद्देश्य। तो हम यहां पर आपको लिख रहे हैं लागत लेखांकन और वित्तीय लेखांकन में अंतर।
क्या अंतर है मूलभूत लागत लेखांकन और वित्तीय लेखांकन में? अगर आप अंतर को जाएंगे तो सबसे पहले आप अंतर देखिए लेखे। पहला अंतर है लेखे। लेखे से मतलब होता है कि इनको रखता कौन है? लागत लेखांकन मैंने आपको बताया, लागत लेखांकन का संधान किया जाता है जितनी भी निर्माणी संस्थाएं हैं और जितनी भी सेवा प्रदान करने वाली संस्थाएं हैं वो लागत लेखांकन को रखती हैं, जहां प्रति इकाई लागत निकाली जाती है। जबकि वित्तीय लेखांकन का को संस्था का स्वरूप छोटा हो बड़ा हो कोई भी हो, किसी प्रकार की संस्था हो, हर प्रकार की संस्था वित्तीय लेखांकन का संधान करती है। दूसरा उद्देश्य। उद्देश्य क्या है लागत लेखांकन का? निश्चित रूप से लागत लेखांकन का उद्देश्य प्रति इकाई लागत ज्ञात करना, लागत नियंत्रण और लागत में कमी करना होता है। वहीं दूसरी ओर वित्तीय लेखांकन का उद्देश्य वर्ष के अंत में लाभ हानि ज्ञात कर व्यवसाय की आर्थिक स्थिति को जानना होता है। इसके अलावा अनुमानित व्यय। व्ययों का लेखा देखिए, पहले व्ययों का लेखा। व्ययों का लेखा जो लागत लेखांकन है उसमें केवल लागत के तत्व संबंधित व्यय यानी सामग्री, श्रम और व्यय से संबंधित लेखों से संबंधित ही व्ययों का लेखा किया जाता है। लागत से संबंधित तत्व से संबंधित व्ययों का ही लेखा किया जाता है। जो लागत को प्रभावित कर रहे हैं व्यय उनका ही लेखा कर रहे हैं। जबकि वित्तीय लेखांकन में हर वित्तीय प्रकृति के व्ययों का लेखा किया जाता है। यानी लागत लेखांकन में किसका? जो व्यय लागत को प्रभावित कर रहे हैं या जो लागत से संबंधित है केवल उन्हीं व्ययों का लेखा हो रहा है। जबकि वित्तीय लेखांकन में वित्तीय प्रकृति के हर प्रकार का व्यय का लेखा किया जाता है। अनुमानित व्यय। लागत लेखांकन में जो व्यय जोड़े जाते हैं वो अनुमानित होते हैं, याद रखना। लागत लेखांकन में जो व्यय जोड़ते हैं वो अनुमानित होते हैं। वहीं दूसरी ओर वित्तीय लेखांकन में जो व्यय जोड़े जाते हैं वो वास्तविक होते हैं, क्योंकि वित्तीय लेखांकन में हम उन्हीं घटनाओं को दर्ज करते हैं जो वास्तव में हो चुकी हैं, ऐतिहासिक समंकों पर आधारित है। जो घटनाएं हो चुकी हैं उनको कर रहे हैं, तो यहाँ गलती की संभावना क्या है? यहाँ अनुमान का कोई स्थान ही नहीं है। यहाँ तो जो भी होगा वास्तविक होगा। जबकि लागत लेखांकन लागत निकालते समय हम व्यय जो जोड़ते हैं वो बहुत कई मायने में कैसे होते हैं? आपके अनुमानित भी होते हैं। इसके अलावा मैंने आपको एक बताया था कि जब आपको लागत लेखांकन के उद्देश्य बताए थे उसमें बताया था निविदा मूल्य। बच्चों अगर आपको याद हो, मैंने आपको जो मेरा पिछला व्याख्यान था उसमें जो लागत लेखांकन के उद्देश्य बताए थे उसमें एक उद्देश्य बताया था विक्रय मूल्य या निविदा मूल्य का निर्धारण। उसमें निविदा मूल्य आया था। निविदा मूल्य में से अनुमानित मूल्य। तो लागत लेखांकन में हम निविदा मूल्य की गणना कर सकते हैं, लेकिन वित्तीय लेखांकन में निविदा मूल्य की गणना करना संभव नहीं है। तो इस प्रकार मैंने आपको बताया जो अंतर आपको बताए कि लेखे कौन कौन सी संस्थाएं रखती हैं, उनके उद्देश्य क्या क्या होते हैं। साथ में मैंने आपको बताया जो व्यय हैं, व्यय किस प्रकार के व्ययों का लेखा होता है। जो अनुमानित व्यय हैं वो किस में जोड़े जाते हैं और वास्तविक व्यय किस में जोड़े जाते हैं। निविदा मूल्य का जो गणना है वो हम केवल और केवल लागत लेखांकन में कर सकते हैं, वित्तीय लेखांकन में निविदा मूल्य का गणना नहीं कर सकते। एक इसी प्रकार पॉइंट है विभिन्न विभागों की कार्यकुशलता का ज्ञान। देखिए मान लीजिए मैं एक छोटा सा उदाहरण देके बताता हूं तो आपको उस उदाहरण से समझ में आ जाएगा। थोड़ा बोर्ड पे देखिए। मान लीजिए एक उद्योग की 3 इकाइयां चलती हैं, ए, बी और सी, और 3 इकाइयां अपना काम कर रही हैं। और मान लीजिए किसी पर्टिकुलर ईयर में, किसी विशिष्ट वर्ष में ए ने मान लीजिए 7,000 का प्रॉफिट अर्न किया, बी ने 5,000 का लॉस और सी को 5,000 का, सी को मान लीजिए 4,000 का प्रॉफिट। जब आप वित्तीय लेखांकन की गणना करेंगे, समझिए वित्तीय लेखांकन आपको कमजोरी नहीं बताएगा, क्योंकि आपके उद्योग इकाई जब वित्तीय लेखांकन तैयार करेंगे तो आप देखेंगे तीनों का जो परिणाम है 7 और 4 11,000 में से 5,000 चला गया 6,000, और आपको लगेगा कि 6,000 हमें प्रॉफिट हुआ। वित्तीय लेखांकन ये बताएगा कि आपको 6,000 का प्रॉफिट हुआ, यानी आपको ये पता ही नहीं कि आपकी जो एक इकाई है बी वो तो घाटे में चल रही है। लेकिन यही आपको कौन बता देगा? लागत लेखांकन। यानी क्या करेंगे? अगर विभिन्न विभागों की कार्यकुशलता का ज्ञान, विभिन्न विभागों की कार्यकुशलता के बारे में पता करना है तो हमें किसका अध्ययन करना पड़ेगा? लागत लेखांकन का। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर
वित्तीय लेखांकन जो हमें सूचनाएं देता है, वो सूचनाएं तो दे रहा है, लेकिन उन सूचनाओं से हम अपने उस व्यवसाय की जो दुर्बलता है, जो कमी है, जो वीकनेस है, उसको नहीं पता कर पा रहे हैं। साहब स्पष्ट हो रहा है कि जो हमारी इकाई बी है वो घाटे में चल रही है, बावजूद इसके हमारा जो अंतिम परिणाम है वो दिख रहा है 6000 का प्रॉफिट। इसका सीधा सा मतलब है, अगर हमें यह पता करना है कि हमारी कौन सी विशिष्ट इकाई घाटे में चल रही है या प्रत्येक विभाग की स्थिति क्या है, इसके लिए हमें किसका सहारा लेना पड़ेगा? लागत लेखांकन का ही सहारा लेना पड़ेगा। इसके अलावा जो अनिवार्यता है, आपको बता दें कि जो लागत लेखांकन रखना कुछ उद्योगों को छोड़कर, कुछ वाले उद्योग छोड़कर बाकी अन्य उद्योगों के लिए ऐच्छिक है, जबकि वित्तीय लेखांकन कंपनी अधिनियम के अनुसार सभी को रखना अनिवार्य है। अब अगर आप बात करें लागत में नियंत्रण की, तो लागत लेखांकन से हम लागत पर नियंत्रण कर सकते हैं, जबकि वित्तीय लेखांकन से लागत पर नियंत्रण संभव नहीं है। नियंत्रण का क्षेत्र मैंने कहा कि लागत लेखांकन से क्या संभव है? लागत लेखांकन से आपका नियंत्रण संभव है, लेकिन वित्तीय लेखांकन से लागत में जो नियंत्रण संभव नहीं है। नियंत्रण के क्षेत्र से मतलब आखिर जो लागत लेखांकन है वो नियंत्रण कर कहां रही है? लागत लेखांकन का जो नियंत्रण का क्षेत्र है वो सामग्री के निर्गमन और उसके मूल्यांकन को नियंत्रित करना है। लागत लेखांकन रोकड़ के नियंत्रण में बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देती है, जबकि वित्तीय लेखांकन का सामग्री के निर्गमन मूल्यांकन से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं होता। उसका मूल जो फोकस होता है, ध्यान केंद्रित होता है, वो रोकड़ के नियंत्रण पर ही होता है। तो मैंने आपको जो मूलभूत अंतर बताया, अगर आप उनको एक बार सोचें तो आपको यह पता चल जाएगा कि वित्तीय लेखांकन से लागत लेखांकन किन मायनों में भिन्न है। तो ये आपका अंतर हुआ वित्तीय लेखांकन और लागत लेखांकन में। तो जो मैंने अभी आपको पिछले व्याख्यान में चर्चा की और इस व्याख्यान में जो चर्चा की, जिन बिंदुओं पर अगर आप उनको ध्यान से सुनेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। अब हम बहुत महत्वपूर्ण उस पर आ रहे हैं आपके, वो है आपके लागत के तत्व। क्योंकि सबसे उत्सुकता ये होती है कि मैंने आपको लागत की परिभाषा बताई, लागत अंकन के बारे में बताया, लागत निर्धारण तकनीकें बताई, लेकिन एक जो वस्तु है उसके जो लागत है उसके तत्व कौन कौन से होते हैं। तो अब हम चर्चा कर रहे हैं लागत के तत्व के बारे में, जो आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, आंकिक दृष्टि से भी ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। लागत के तत्व अगर हमें ये समझ में आ जाएगा तो पूरा आपको कॉस्टिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि आखिर एक लागत में कौन कौन तत्वों का समायोजन होता है। लागत के मूल रूप से 3 तत्व होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला सामग्री। कौन सा हो गया सबसे पहला? सामग्री यानी मटेरियल। दूसरा आपका हो गया श्रम यानी लेबर, और वहीं तीसरा हो गया आपका व्यय, एक्सपेंसेस। ध्यान से देखिए, ये आपके लागत के तत्व हैं। अब थोड़ा सा अगर मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल दूं, जैसे मान लीजिए कि ये बोतल है, इस बोतल को जो बनाया गया हो, तो जैसे इसका उत्पादन किया गया होगा, निश्चित रूप से इसमें क्या क्या लगा। मैंने लिखा पहला सामग्री, निश्चित रूप से इसमें जो प्लास्टिक यूज की गई है वो सामग्री यूज की गई है। दूसरा श्रम, या तो किसी व्यक्ति ने इसको बनाया होगा, मशीन से बनी होगी, तो उस मशीन को ऑपरेट ही किया होगा, तो निश्चित रूप से श्रम लगा है। तीसरा है व्यय, निश्चित रूप से इसका निर्माण कहीं कारखाने में किया गया होगा, इसके बनाने में सामग्री और श्रम के अलावा जो भी अन्य हमने इस पर जो भी खर्चा किया है वो क्या हो गया आपका व्यय। यानी अगर आप ध्यान दें कि जो मैंने एक बोतल का निर्माण किया, इस बोतल में मैंने क्या लगाई? एक तो सामग्री लगाई, दूसरा इसको बनाने के लिए मैंने श्रम लगाया, और इसके अलावा इस पर अन्य व्यय भी किए गए होंगे। तो एक लागत के जो मूल अंग होते हैं वो होता है सामग्री, श्रम और व्यय, यानी लागत इन तीनों तत्वों का संयोजन है। अगर हम लागत का वर्गीकरण करें, वर्गीकरण पढ़ें, तो आपको एक चीज बहुत अच्छी से भली बात समझ में आ जाएगी कि जो लागत है और लागत के कुल लागत के अंग क्या क्या हैं। तो लागत का जो वर्गीकरण है उनके कई प्रकार से किया गया है। लागत का वर्गीकरण उनकी प्रकृति के अनुसार किया, व्यय की प्रकृति के अनुसार किया गया है। लागत का वर्गीकरण लागत जो इकाई है या लागत केंद्र है उससे संबंध के आधार पर किया गया है। जो लागत का वर्गीकरण है वो उनके आचरण या व्यवहार के अनुसार किया गया है। जो लागत का वर्गीकरण है प्रबंधकीय निर्णय और नियंत्रण के आधार पर किया गया है।
यानी जो लागत का वर्गीकरण है उसके कई आधार हैं, लेकिन जो मूल आधार है उसको मैं आपको समझा रहा हूं। जो अगर आप उसको समझ लें, ये लागत इकाई के संबंध के आधार पर, लागत केंद्र के संबंध के आधार पर, लागत इकाई की पहचान के आधार पर कह लें या लागत केंद्र के संबंध के आधार पर कह लें, अगर आप वो समझ गए वर्गीकरण, तो आपको जो लागत जो अभी आप क्या करेंगे, जब किसी वस्तु की प्रति इकाई लागत निकालेंगे तो आप कॉस्ट शीट बनाएंगे। तो जब आप कॉस्ट शीट बनाएंगे, जो आप लागत पत्रक तैयार करेंगे, अगर आपको लागत का वर्गीकरण ढंग से समझ में आ गया तो आपको कॉस्ट शीट यही समझ में आ जाएगी। अब थोड़ा ध्यान से देखिए कि हम कैसे उसको करते हैं। मैंने बताया ये जो लागत के तत्व हैं, एक वर्गीकरण यही है उसकी प्रकृति के अनुसार। ध्यान से देखिए, अगर व्यय की प्रकृति के अनुसार देखें तो एक वर्गीकरण सीधा सीधा ये हो गया आपका क्या, सामग्री, श्रम और व्यय, ठीक है। लेकिन इसका जो दूसरा जो वर्गीकरण है वो आपको जो लागत केंद्र की संबंध के आधार पर है, वो आप समझिए। उससे आपका क्या होगा, जो कॉस्ट शीट बनाने में आपको मदद मिलेगी। उसको आप थोड़ा समझें कि लागत केंद्र के संबंध के आधार पर लागत का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है, और उस पर हम किस प्रकार कुल लागत के तत्वों को समझ सकते हैं। अगर हम लागत केंद्र के संबंध के आधार पर, लागत केंद्र के से संबंधित या संबंध के आधार पर निकालें, या लागत इकाई की पहचान के आधार पर निकालें, तो लागत को हम दो भागों में बांटते हैं। एक तो कौन सी, प्रत्यक्ष लागत, और दूसरी अप्रत्यक्ष लागत। प्रत्यक्ष लागत के भी तीन अंग हो गए, आप देखिए, सामग्री, दूसरा हो गया आपका श्रम, तीसरा हो गया आपका व्यय। अप्रत्यक्ष के भी हम तीन हिस्से करते हैं, सामग्री, दूसरा हो गया श्रम, और तीसरा हो गया व्यय। अब ध्यान देना कि आप कहोगे कि प्रत्यक्ष लागत क्या हो गई और अप्रत्यक्ष लागत क्या होगी, पहले इस पर चर्चा कर ली जाए। एक मिनट में, प्रत्यक्ष लागत का मतलब होता है कि जब कोई किसी लागत का उस वस्तु के उत्पादन से सीधा संबंध है, यानी उसका फिजिकली हमें दिख रहा है कि इसमें ये लकड़ी लगी हुई है, इसमें जो फोम लगा हुआ है, इसको बनाने वाले जो होंगे, इस पर जो प्रत्यक्ष रूप से जो व्यय किया गया, मान लीजिए इसमें कुछ हम डिजाइन वगैरह करवा देते, लिखवा देते कुछ, ठीक है। तो प्रत्यक्ष लागत का मतलब जो होता है जिसका उत्पादन की जाने वाली वस्तु या सेवा से सीधा संबंध होता है, वो जो हमें फिजिकली दिखती है, भौतिक रूप में दिख रही है, वो होता है प्रत्यक्ष। और अप्रत्यक्ष लागत क्या होती है, वे व्यय या वो लागत जिनका वस्तु के उत्पादन से सीधा संबंध तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उसने वस्तु के उत्पादन में सहयोग किया है। तो जो वस्तु से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होती हैं, जिनका वस्तु में सीधा सीधा संबंध होता है उसके उत्पादन से, तो वो होती है आपकी प्रत्यक्ष लागत। और जिनका सीधा संबंध तो नहीं है, लेकिन उन्होंने वस्तु के उत्पादन में या वस्तु के निर्माण में कहीं ना कहीं आपको क्या किया है, योगदान दिया है, वो सभी कहलाती हैं आपकी अप्रत्यक्ष लागत। मैं आपको उदाहरण देके बताता हूं प्रत्यक्ष लागत और अप्रत्यक्ष लागत क्या है, देख लीजिए। छोटे से उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए ये डस्टर था, इस डस्टर में प्रत्यक्ष सामग्री मतलब जो वस्तु के उत्पादन में सीधे सीधे प्रयोग की जाती है। एक फर्नीचर, एक बड़ी के लिए लकड़ी क्या होगी, सीधी प्रत्यक्ष सामग्री होगी। फर्नीचर बनाने के लिए क्या होगी, सीधी सीधी प्रत्यक्ष सामग्री होगी, ठीक है। एक कपड़े, जो कपड़ा तैयार कर रहा है उसके लिए कपड़ा क्या होगा, सीधा सीधा प्रत्यक्ष सामग्री होगी, जो उसके उत्पादन में क्या कर रही है, सीधे सीधे प्रयोग की जा रही है, जो इसका बहुत ज्यादा मुख्य भूमिका होती है। तो अगर हम इसी दृष्टि की बात करें तो इसमें प्रत्यक्ष सामग्री क्या हो गई, जो लकड़ी हो गई, जो दिख रहा है, ये फॉर्म जो दिख रहा है प्रत्यक्ष सामग्री हो गई। श्रम, इसको बनाने के लिए मान लीजिए अगर इसको मैनुअली बनाया गया है तो किसी न किसी व्यक्ति ने बनाया होगा प्रत्यक्ष रूप से, यदि इसी को मशीन में बनाया गया होगा तो मशीन पर भी चलाने वाला व्यक्ति होगा, इसको तैयार किया गया होगा। तो जिसने भी इसको प्रत्यक्ष रूप से क्या किया है, बनाने में अपना योगदान दिया है, बनाया है, वो क्या हो गया, प्रत्यक्ष श्रम हो गया। तीसरा प्रत्यक्ष व्यय।
प्रत्यक्ष व्यय क्या होते हैं? ऐसे व्यय जिनका सीधा सीधा संबंध हुआ। मैं आपको एक उदाहरण देकर बताता हूं। मान लीजिए हम कोई कार ठेके पे कर रहे थे और उस ठेके को पूरा करने के लिए हमने कोई मशीन किराए पे मंगा ली, तो उस समय मशीन किराए पे मंगाई, उसका जो हमने किराया दिया वो उस समय प्रत्यक्ष व्यय है। मान लीजिए कोई हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया, उसके हमने पैटर्न पर, उसकी डिजाइन पर कोई व्यय कर दिया, तो जो व्यय किया गया वो कैसा होगा? प्रत्यक्ष व्यय। मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये मेरी पेंसिल है और इस पेंसिल पे मैंने ये कुछ लिखाया है, इस पेंसिल पे कुछ मैंने डिजाइन कराई है, तो वो कैसा हो जाएगा? वो इस पर जो कराया गया बनने के बाद, इसमें जो भी कराया गया डिजाइन या शोध कार्य किया गया, वो क्या हो गया? आपका प्रत्यक्ष व्यय। तो जो प्रत्यक्ष व्यय है यानी जो जिनका किसी भी वस्तु के, किसी भी निर्मित वस्तु से सीधा सीधा संबंध होता है, वो आपकी कहलाती है प्रत्यक्ष लागत। अब आते हैं अप्रत्यक्ष लागत क्या होती है। मैंने आपसे कहा इनका जो वस्तु बना तैयार निर्मित वस्तु उत्पादित की गई है उससे सीधा संबंध तो नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इसको क्या है, इसने अपने उत्पादन में कहीं ना कहीं योगदान दिया है। तो कैसे? अब मान लीजिए अप्रत्यक्ष सामग्री। अप्रत्यक्ष सामग्री से मतलब क्या होगा? मान लीजिए किसी वस्तु का उत्पादन किसी मशीन से हो रहा है, मशीन से हो रहा है। अब मान लीजिए उस मशीन में हमने कोई, आपने देखा होगा मशीन जब चलती है तो उसमें ग्रीस, ऑयल या उसमें कॉटन के कपड़े साफ करने के लिए रखते हैं। तो जो ग्रीस है मटेरियल है, ऑयल है वो मटेरियल है, कॉटन का कपड़ा है वो मटेरियल है। लेकिन क्या उस ग्रीस का कहीं इस डस्टर में ग्रीस लगी है क्या? क्या इस डस्टर में कहीं आपको दिख रहा है ऑयल लगा है? नहीं। लेकिन जब इसका उत्पादन किया गया हो तो मशीन के संचालन के लिए हमें इन चीजों की आवश्यकता पड़ी होगी, तो वो श्रम हो तो गया, लेकिन वो कैसा श्रम हो गया? अप्रत्यक्ष। वो सामग्री तो हो गई, लेकिन कैसी सामग्री हो गई? अप्रत्यक्ष सामग्री। ठीक उसी प्रकार श्रम। देखिए अप्रत्यक्ष श्रम क्या होता है? मैंने आपको बताया जो व्यक्ति किसी वस्तु के उत्पादन में सीधा सीधा योगदान दे रहा है, जिसका सीधा सीधा प्रत्यक्ष रूप से योगदान है, वो आपका क्या हो गया? प्रत्यक्ष श्रम। मान लीजिए कि एक फैक्ट्री में कोई एक आपकी लागत इकाई है, वहां काम चल रहा है, वहां वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है और बहुत कई सारी लागत इकाइयां कार्य कर रही हैं। मान लीजिए उनके रखरखाव के लिए मैंने किसी सुपरवाइजर, किसी फॉरमैन, किसी गार्ड को रख दिया, जो आपकी निर्मित इकाइयों का रखरखाव कर रहा है, जो आपने स्टोर में रखा है उसकी सुरक्षा कर रहा है। तो निश्चित रूप से वो क्या कर रहा है? वो किसी वस्तु के उत्पादन में प्रत्यक्ष रूप से योगदान तो नहीं दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपकी वस्तुओं को क्या कर रहा है? आपकी योगदान दे रहा है आपको कायम है उसके उत्पादन में। क्योंकि अगर मान लीजिए रखा हुआ माल खराब हो जाए, रखा हुआ माल चोरी हो जाए, तो कहीं ना कहीं जो हमने जिसको अपॉइंट, या दूसरा उदाहरण ले लीजिए आप सिर्फ प्रत्यक्ष श्रम का। मान लीजिए हमने सब काम के लिए अकाउंटेंट लगा रखा है, क्या अकाउंटेंट ही बना रहा है ना, अकाउंट तो हिसाब किताब रख रहा है, लेकिन फिर भी उसका योगदान कहां है? कहीं ना कहीं इस वस्तु के उत्पादन में। अगर वो हिसाब किताब नहीं रखेगा तो इससे क्या होगा? इससे निश्चित रूप से वो हम क्या जो लागत है उसका सही निर्धारण नहीं कर पाएंगे। तीसरा है आपका व्यय, अप्रत्यक्ष व्यय। अप्रत्यक्ष व्यय से मतलब क्या हो गया? मान लीजिए एक कारखाना है, पूरी फैक्ट्री है, उसमें हम बिजली का बिल दे रहे हैं और बहुत सारी इकाइयां चल रही हैं, तो हम जिन व्ययों को क्या नहीं कर सकते? लागत केंद्र के हिसाब से आवंटित नहीं किया जाता, उनको अभिभाजन किया जाता है, अपोषण किया जाता है। हालांकि आवंटन और अभिभाजन शब्दों को आप समझेंगे, यानी कोई भी व्यय अगर लागत केंद्र है उस पर आवंटित किया जाता है वो प्रत्यक्ष होगा हमेशा। कोई भी व्यय जो लागत केंद्र पर आवंटित किया जाएगा वो होगा आपका प्रत्यक्ष। जिसको हम आवंटित नहीं कर सकते वो सभी होते हैं अप्रत्यक्ष। जो कई लागत इकाइयों या कई लागत केंद्रों से संबंधित होते हैं वो सब होते हैं अप्रत्यक्ष। जो उसी व्यक्ति जो पर्टिकुलर लागत इकाई या लागत केंद्र से संबंधित होते हैं वो होते हैं आपके सभी प्रत्यक्ष। तो आपने देखा कोई भी वस्तु निर्मित हो, उस वस्तु के निर्माण में आपने देखा प्रत्यक्ष लागत और अप्रत्यक्ष लागत दोनों का ही योगदान होता है। अगर आप इनको समझ गए हैं तो इससे आप एक चीज बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं जो मैं आपको अभी समझाने वाला हूं कि प्रत्यक्ष लागत और अप्रत्यक्ष लागत को अगर अपन जोड़ करें तो अपन को जो कुल लागत है, कुल लागत के अंक तक पहुंचा जा सकता है। इसको देखिए कि कुल लागत के अंक कौन कौन से हो सकते हैं इसी से। और आप कभी भी कॉस्ट शीट जब भी बनाएंगे तो आपको कभी भी कॉस्ट शीट बनाने में कभी भी जीवन में दिक्कत नहीं आएगी। कुल लागत के अंग या कुल लागत के जो तत्व हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। एक तो हो गया, देखिए फिर से देखिए आप, मैं इसको फिर से लिख देता हूं कि जो प्रत्यक्ष व्यय है, सामग्री श्रम है, इसको आप फिर से देखिए आप कि जो प्रत्यक्ष व्यय है या प्रत्यक्ष लागत है या अप्रत्यक्ष लागत है, उसका हमने व्यय को दो भागों में बांट दिया। एक तो कर दिया प्रत्यक्ष, दूसरा कर दिया अप्रत्यक्ष।
प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष, इनको मैंने फर्दर डिवाइड कर दिया। प्रत्यक्ष को मैंने मार दिया प्रत्यक्ष सामग्री, प्रत्यक्ष श्रम और तीसरा प्रत्यक्ष व्यय। ठीक इसी प्रकार प्रत्यक्ष सामग्री, प्रत्यक्ष श्रम और अप्रत्यक्ष श्रम और अप्रत्यक्ष व्यय। याद रखना जितनी जो मैंने प्रत्यक्ष सामग्री, श्रम और व्यय लिखा है, याद रखना हमेशा प्रत्यक्ष सामग्री, श्रम और जो व्यय लिखा है ये मूल लागत, ये किसका हिस्सा बनता है? मूल लागत, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। यानी अगर आपसे पूछे मूल लागत क्या है तो आप तुरंत उत्तर दे देना कि मूल लागत प्रत्यक्ष सामग्री, प्रत्यक्ष श्रम और प्रत्यक्ष व्यय का योग होता है। यानी इन तीनों को जोड़ दिए जाए तो हमारी निकल के आ जाती है मूल लागत। यानी मूल लागत में इन तीनों तत्वों का समायोजन होता है। आप कभी नहीं बोलेंगे। और एक बात और याद रखना, जब भी आप कॉस्ट शीट बनाएंगे तो जो भी प्रत्यक्ष व्यय होंगे वो मूल लागत के अलावा कहीं नहीं आएंगे। यानी पहला आपका हिस्सा हो गया। अगर हम आपकी बात करें एक एक करके, पहली बात करें मूल लागत, तो मूल लागत का हिस्सा क्या क्या हो गए? मूल लागत तीन चीजों का योग हो गया आपका, प्रत्यक्ष सामग्री और प्रत्यक्ष सामग्री, प्रत्यक्ष श्रम, प्रत्यक्ष व्यय, प्रत्यक्ष श्रम एवं प्रत्यक्ष व्यय। ये तीन हो गए आपके। यानी तीन, इन प्रत्यक्ष सामग्री, प्रत्यक्ष श्रम और प्रत्यक्ष व्यय का जो योग है वो कहलाएगा आपका क्या? मूल लागत। याद आपको समझ में आ गया। अब थोड़ा अप्रत्यक्ष व्यय पे आ जाए। एक चीज याद रखना, जो जितने भी अप्रत्यक्ष व्यय होते हैं उनको सामूहिक रूप से कहा जाता है उपरिव्यय, ओवरहेड। क्या कहा जाता है? उपरिव्यय यानी ओवरहेड। ओवरहेड क्या हो गए? यानी अगर आपसे पूछा जाए उपरिव्यय क्या है तो आप तुरंत उत्तर दे देना, अप्रत्यक्ष सामग्री, अप्रत्यक्ष श्रम और अप्रत्यक्ष व्यय का योग होगा, वो होगा हमारा उपरिव्यय। उपरिव्यय अगर आप चाहें तो उपरिव्यय को भी हम तीन कैटेगरी में यहां पर फर्दर डिवाइड कर देते हैं। एक तो हो गया कारखाना उपरिव्यय, कार्यालय उपरिव्यय, और तीसरा हो गया बिक्री एवं वितरण उपरिव्यय। देखिए, अब अगर आप इस पूरी टेबल को ध्यान समझेंगे तो आपकी कॉस्ट शीट को में भी बड़ा आपको आराम मिलेगा। मैंने आपको क्या कहा, लाखों को दो भागों मार दिया, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष के तीन कर दिए, सामग्री, श्रम और व्यय। इन तीनों का जो योग बन गया वो हो गया आपका मूल लागत। और एक बार और याद रखना, कभी भी प्रत्यक्ष व्यय इसके अलावा नहीं आएंगे। अब जो भी इस मूल लागत में जुड़ेंगे वो सभी अप्रत्यक्ष प्रकृति के होंगे। और अगर आपसे कोई पूछे उपरिव्यय क्या है तो आप कह देना अप्रत्यक्ष का जो योग है, अप्रत्यक्ष सामग्री, श्रम और व्यय, इनको सामूहिक रूप से कहा जाता है उपरिव्यय। और फिर उपरिव्यय को भी अगर हम क्या कर दें, फर्दर तीन कैटेगरी में बांट दें तो जो हो गया आपका क्या, कौन कौन सा हो गया आपका? कारखाना उपरिव्यय, कारखाना उपरिव्यय, कार्यालय उपरिव्यय और बिक्री एवं वितरण उपरिव्यय। अब आपने क्या किया, आपने मूल लागत निकाल ली। अब बी पॉइंट देखिए, अगर आपको मैं कहूं कारखाना लागत निकालनी है, क्या निकालनी है? कारखाना लागत। कुछ ना करें आप, जो मूल लागत आ गई है आपकी, उस मूल लागत में आप जितने भी कारखाना उपरिव्यय हैं उनको जोड़ दें। तो मूल लागत में जैसे ही आपने कारखाना उपरिव्यय जोड़ा, आपका क्या आ गया? कारखाना लागत। कारखाना लागत को फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट के नाम से भी जाना जाता है। अब जैसे ही आपकी क्या आ गया, आपका कारखाना लागत आ गया। अगर इस कारखाना लागत में अगर आप कार्यालय उपरिव्यय जोड़ दें, ऑफिस के जो व्यय जोड़ दें, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा? या इसको बोलते हैं उत्पादन लागत, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यानी अगर हम
कारखाना लागत में अगर हम क्या जोड़ दें, कारखाना कार्यालय उपरिव्यय, ऑफिस ओवरहेड, कार्यालय उपरिव्यय को जोड़ दें तो हमारा निकल के आ जाता है क्या, कार्यालय या लागत, ऑफिस कॉस्ट, या इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन लागत। अगर हम इस उत्पादन लागत में क्या जोड़ दें, इस उत्पादन लागत में क्या जोड़ दें, बिक्री एवं वितरण व्यय, बिक्री एवं वितरण व्यय, तो हमारी निकल के आ जाती है कुल लागत। तो आप ध्यान से देखिए, मूल लागत के 3 हिस्से हो गए, प्रत्यक्ष श्रम, प्रत्यक्ष सामग्री और प्रत्यक्ष व्यय। इन तीनों को अगर हमने जोड़ दिया तो ये हमारे निकल के आ गई क्या, मूल लागत। और याद रखना, प्रत्यक्ष जो भी व्यय है इसके अलावा फिर कहीं नहीं आएंगे, जितने भी जोड़े जाएंगे वो सब अप्रत्यक्ष प्रकृति के होंगे। तो इसके बाद आपका आ गया कारखाना लागत। कारखाना लागत क्या होगा, अगर हम मूल लागत में कारखाना उपरिव्यय जोड़ दें, ओवरहेड से जोड़ दें तो हमारा निकल के आ जाएगा क्या, कारखाना लागत, उत्पादन लागत या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या ऑफिस कॉस्ट। कारखाना लागत में कार्यालय उपरिव्यय जोड़ दें तो हमारा निकल के आ जाएगा कार्यालय या, और कुल लागत, उत्पादन जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, उत्पादन लागत है, उसमें अगर हम बिक्री एवं वितरण व्यय जोड़ दें तो हमारा निकल के आ जाता है कुल लागत। ये हमारे कुल लागत के अंग होते हैं, मूल लागत, कारखाना लागत, उत्पादन लागत और कुल लागत। और जब हमारी किसी वस्तु की कुल लागत आ जाती है तो हम विक्रय मूल्य का निर्धारण कर या उसमें कुल लागत में लाभ की एक निश्चित मात्रा जोड़कर हम अपने विक्रय मूल्य का निर्धारण भी कर सकते हैं। तो जो मैंने आपको बताया, जो लागत केंद्र के संबंध के आधार पर जो हमने आपका वर्गीकरण किया हो, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, उसको अगर आप ढंग से समझ लें तो आपकी कॉस्ट शीट का भी बहुत बड़ा हिस्सा आपका यहाँ पे सॉल्व हो जाता है जब आप कॉस्ट शीट बनाने जाएंगे। हालांकि कॉस्ट शीट जब बनेगी तो इसको भी हम थोड़ा और डिटेल में होंगे। डिटेल में क्यों होंगे, क्योंकि ये मैंने कार्यालय उपरिव्यय, कारखाना उपरिव्यय लिख दिया, तो कारखाना उपरिव्यय के भी 3 हिस्से हो जाते हैं, सामग्री, श्रम और व्यय, इसके भी 3 हिस्से हो जाते हैं, तो इसमें भी चलता है। लेकिन जिसका जब आप फॉरवर्ड बनाएंगे तो आपको बेसिक चीज आपको हमेशा पता होगी कि किसमें हमें क्या चीज जोड़नी है, मूल लागत क्या है, कारखाना लागत क्या है, कार्यालय लागत या उत्पादन लागत क्या है, या कुल लागत क्या होती है। तो व्यय की प्रकृति के अनुसार और लागत केंद्र की संबंध के आधार पर जो हमने आपकी वर्गीकरण किया वो आपको बता दिया। ठीक इसी प्रकार एक और वर्गीकरण होता है जो भी आपको पता होना चाहिए, वो मैं आपको बता दूं। हालांकि वर्गीकरण कई प्रकार से है, मैंने आपको बताया प्रबंधकीय निर्णय और प्रासंगिकता के आधार पर भी कई कैटेगरी होती है उनकी। आपकी अवसर लागत है, आपकी आरोपित लागत होती है, डूबी हुई लागत होती है, सीमांत लागत होती है, भेदात्मक लागत होती है। लागत का वर्गीकरण कई कैटेगरी में है, लेकिन जब हम जो आप कॉस्ट शीट बनाएंगे या जो आप आगे प्रश्नों को हल करेंगे वहां इस चीज को आपको बहुत ज्यादा काम पड़ने वाला है, तो इन चीजों को आप ध्यान में रखेंगे। आप तो अब मैं आपको बता रहा हूं लागत का एक और वर्गीकरण, उसको भी आप समझ लीजिए, वो है उसके व्यवहार या आचरण के अनुसार लागत का वर्गीकरण। व्यवहार या आचरण के अनुसार लागत कितने प्रकार की होती है, व्यवहार या आचरण के अनुसार लागत 3 प्रकार की होती है। वो आपकी कौन कौन सी लागत है वो मैं आपको बता रहा हूं। व्यवहार व आचरण के आधार पर जो लागत होती है वो 3 प्रकार की है, ध्यान से देखिए। व्यवहार व आचरण के अनुसार जो लागत है, आचरण के अनुसार जो लागत है वो आपकी लागत है 3 प्रकार की। वो ध्यान से समझिए क्योंकि इससे भी आपको बहुत काम पड़ने वाला है, क्योंकि आप इसको समझ लेंगे तो आपको सीमांत लागत को समझने में बहुत आसानी रहेगी। और जो मैंने आपको सीमांत लागत अंकन, अवशोषण लागत अंकन बताया था, सीमांत लागत अंकन को आपको ध्यान हो, मैंने आपको बताया था जहां स्थायी व्यय और परिवर्तनशील व्यय हुए या स्थायी लागत और परिवर्तनशील लागत में भेद करके जो लागत निकाली जाती है वो कहलाती है सीमांत लागत अंकन। और जहां स्थायी लागत और परिवर्तनशील लागतों में कोई भेद नहीं किया जाता, निश्चित रूप से प्रभावित किया जाता है, चार्ज किया जाता है, वो होती है आपकी अवशोषण लागत पद्धति। तो जब आप सीमांत लागत अंकन, सीमांत मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ेंगे तो उस समय अगर आपको ये बहुत भली भांति पता होगा कि ये सब स्थायी व्यय है, ये परिवर्तनशील व्यय है और ये अर्ध परिवर्तनशील व्यय है।
मैंने आपको बता दिया, यानी 3 प्रकार की होती हैं व्यवहार आचरण के अनुसार। एक तो स्थायी लागत, दूसरा होता है आपका परिवर्तनशील लागत, तीसरा होता है आपका अर्ध परिवर्तनशील लागत। यानी 3 कैटेगरी हो गई आपकी व्यवहार व आचरण के अनुसार। तो आप इसको थोड़ा समझें, क्योंकि ये आपको बहुत ज्यादा आगे काम पड़ने वाला है कि स्थायी लागत क्या है और परिवर्तनशील लागत क्या है और अर्ध परिवर्तनशील लागत क्या है। देखिए, स्थायी लागत ऐसी लागत जो उत्पादन में परिवर्तन से, यानी जो उत्पादन बढ़े या उत्पादन घटे, यानी उत्पादन में परिवर्तन से अप्रभावित रहती हैं, यानी जिसका उत्पादन से कोई संबंध नहीं है। यानी उत्पादन से कोई संबंध से मतलब क्या है, यानी उत्पादन बढ़े या घटे वो अप्रभावित हैं। ठीक है, तो ऐसी लागत कहलाती है आपकी स्थायी लागत। यानी जो उत्पादन में परिवर्तन से या उत्पादन में घटने या बढ़ने से अप्रभावित रहती हैं, वो समस्त लागतें कहलाती हैं स्थायी लागत। और एक चीज और है स्थायी लागत में कि स्थायी लागत एक निश्चित सीमा तक स्थायी रहती हैं। लेकिन यहां पर मैं आपको 2 चीजें बड़ा स्पष्ट क्लियर करना चाहता हूं कि स्थायी लागत, कुल स्थायी लागत और प्रति इकाई स्थायी लागत में अंतर है। मैंने कहा स्थायी लागत उत्पादन में बढ़ने से उत्पादन कितना भी हो जाए फिर भी कैसी रहती है, अप्रभावित रहती हैं। लेकिन एक बात याद रखना कि अगर उत्पादन बढ़ रहा है तो जो प्रति इकाई स्थायी लागत है, प्रति इकाई स्थायी लागत, मैं फिर से कह रहा हूं, उत्पादन के बढ़ने से कुल लागत, कुल स्थायी लागत जो होती है वो अप्रभावित होती है, लेकिन उत्पादन के बढ़ने से प्रति इकाई स्थायी लागत गिरती है, कम होती है। मैं आपको उसके एक डायग्राम बनाकर बता देता हूं कि आप देखिए थोड़ा, जो अगर आप स्थायी लागत को बनाएंगे तो आपका बिल्कुल हॉरिजॉन्टल सीधी लाइन बन जाएगी, क्षैतिज रेखा बन जाएगी कुल स्थायी लागत की, कुल स्थायी लागत की। लेकिन जब मैं प्रति इकाई स्थायी लागत की बात करूंगा तो जो आपका डायग्राम बनेगा वो बनेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला से आ जाएगा, क्योंकि प्रति इकाई स्थायी लागत जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपका प्रति इकाई क्या होता जाता है, प्रति इकाई स्थायी लागत घटती जाती है। अब आप कुल मिला के और परिवर्तनशील लागत की बात करें हम, परिवर्तनशील लागत, परिवर्तनशील लागत का मतलब क्या होता है, ऐसी लागत जो उत्पादन में परिवर्तन से परिवर्तित होती है। मतलब कहने का आशय यह है, यदि उत्पादन बढ़े तो वो बढ़े जाए, उत्पादन घटे तो वो कम हो जाए। यानी जिसका सीधा संबंध किससे होता है, उत्पादन से होता है। प्रत्यक्ष सामग्री है, प्रत्यक्ष श्रम है, जो सीधी उत्पादन संबंधित होती हैं वो सभी किसका हिस्सा होती हैं, परिवर्तनशील लागत का। यानी जो उत्पादन में परिवर्तन से क्या होती हैं, प्रभावित होती हैं। उत्पादन बढ़ जाए तो लागत भी बढ़ जाती है, उत्पादन कम हो जाए तो उत्पादन कम हो जाती है। अगर उत्पादन ना हो, शून्य भी हो तो भी तो इसकी लागत शून्य हो जाती है। स्थायी लागत में याद रखिए, उत्पादन शून्य होने पर भी स्थायी लागत बनी रहेगी। अगर आपने एक फैक्ट्री किराए पे ली है और उस फैक्ट्री पर आप उत्पादन करें या ना करें, आपने 10,000 रुपए महीने पर किराए पे ले ली और आपने 1 महीने तक उसमें कोई काम नहीं किया, ये आपकी गलती थी कि आपने काम नहीं किया। लेकिन जिससे आपने किराए पे ली है उसको आपको 10,000 रुपए महीने किराया देना पड़ेगा, चाहे आप उसका यूज करें या ना करें। आपने 10 लाख रुपए बैंक से उधार ले लिए, अब आपने उधार लिए अपने व्यापार के लिए, आपने व्यापार प्रारंभ किया नहीं किया, बैंक का ब्याज तो उसी दिन से चालू हो गया जिस दिन से आप बैंक से पैसे ब्याज से लेके आए उधार। ठीक, तो स्थायी व्यय उत्पादन शून्य होने पर भी होगा, परिवर्तनशील लागत अगर उत्पादन शून्य होगा तो नहीं होगा। अर्ध परिवर्तनशील लागत ये क्या होती है ये समझ लीजिए। हाँ, अगर इसका भी अगर अपन डायग्राम बनाए तो इसका डायग्राम कैसे बनता है, ये बढ़ती जाती है। लेकिन आपको बताएं प्रति इकाई परिवर्तनशील लागत कैसी होती है, स्थिर होती है। समझना, कंफ्यूजन मत होना। स्थायी लागत अप्रभावित होती है, एक समान होती है, लेकिन प्रति इकाई स्थायी लागत घटती जाती है। यहां मैं क्या कह रहा हूं, उत्पादन बढ़ने से परिवर्तनशील लागत बढ़ रही है, लेकिन प्रति इकाई परिवर्तनशील लागत स्थिर होती है। मैं इसका भी आपको उदाहरण देकर बताता हूं। अर्ध परिवर्तनशील लागत या इसको कहें अर्ध स्थायी लागत, कुछ भी कह लो। अगर गिलास आधा गिलास भरा है तो 2 व्यक्ति अलग अलग कहेंगे। एक व्यक्ति यह भी कह सकता है कि गिलास आधा भरा है, दूसरा व्यक्ति यह भी कह सकता है गिलास आधा खाली है। बात समझ में आ गई।
आप अर्ध परिवर्तनशील लागत कह लें या इसको अर्ध स्थायी लागत कह लें, बात तो एक ही है ना। तो अर्ध परिवर्तनशील लागत क्या है? अर्ध परिवर्तनशील लागत का मतलब, इसको भिन्न अलग थोड़ा समझना पड़ेगा अपन को, कि ऐसी प्रकृति के लागत जो एक निश्चित सीमा तक तो मान लीजिए स्थायी प्रकृति की है और उसके बाद उनका नेचर हो गया परिवर्तनशील, या पहले परिवर्तनशील थे एक सीमा के बाद हो गए वो स्थिर। तो इस प्रकार के जो व्यय होते हैं वो होते हैं अर्ध परिवर्तनशील। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, जैसे मान लीजिए आपने टेलीफोन का बिल देखा, पहले लैंडलाइन का बिल चलता था, उसमें क्या होता था, उन्होंने कहा कि आप करें या ना करें, आपका जो मिनिमम जो आपकी लागत है, जो मिनिमम लागत है वो आपको इतना पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक सीमा से बाहर, एक सीमा से ज्यादा इसका उपयोग करेंगे तो क्या होगा, फिर आपकी जो स्थिर लागतें हैं वो क्या हो जाएंगी, परिवर्तनशील लागतों में परिवर्तित हो जाएंगी। आपने अगर आपको देखें कि अगर आप सरकार ने अभी कुछ दिनों पहले जो बिजली का बिल था, उन्होंने कहा कि आप 150 यूनिट तक बिजली का बिल अगर 1 यूनिट तक कंजम्पशन करते हैं तो आपका बिल आप 150 करें, 120 करें, 100 करें, आपके एक दर निर्धारित कर दी कि भाई आपको हम 200 या 300 या 500 रुपए जो निर्धारित है, हमारा शुल्क निर्धारित है, विद्युत शुल्क, उतना ही लेंगे। लेकिन जैसे 150 से ऊपर बढ़ेगा वो क्या होगा, फिर आप पर उसी दर से चार्ज होगा जो आम उपभोक्ता का चार्ज होता है। यानी एक सीमा तक तो स्थिर रहे और एक सीमा के बाद क्या हो जाते हैं वो परिवर्तनशील। तो इस प्रकार मैंने आपको बताया कि जो व्यवहार व आचरण के अनुसार जो व्यय है वो 3 प्रकार के हो गए, वो स्थायी, परिवर्तनशील और अर्ध परिवर्तनशील। मैं फिर से बता रहा हूं, स्थायी जो व्यय होते हैं वो उत्पादन में परिवर्तन से अप्रभावित होते हैं, यानी उत्पादन पर उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि प्रति इकाई स्थायी लागत उत्पादन के बढ़ने के साथ घटती है। ये है प्रति इकाई का, ये है कुल। वही परिवर्तनशील लागत की मैंने जब बात की, मैंने आपको जो डायग्राम बनाया था वहां मैंने आपको बता दिया था, जो परिवर्तनशील लागत का मतलब जिसका सीधा सीधा उत्पादन के स्तर से सीधा सीधा संबंध होता है। यानी उत्पादन बढ़े तो लागतें बढ़े, उत्पादन कम हो तो लागतें कम हो, यानी उत्पादन शून्य हो जाए तो परिवर्तनशील लागत भी शून्य हो जाती है और स्थायी लागत किसी भी स्थिति में शून्य नहीं होती। और अर्ध परिवर्तनशील लागत के बारे में बताया, जो एक निश्चित सीमा तक उनका जो प्रकृति जो स्वभाव होता है वो स्थायी प्रकृति का रहे और एक निश्चित सीमा के बाद वो परिवर्तनशील प्रकृति की हो जाए, या कुछ इस प्रकार के होते हैं जो एक निश्चित सीमा तक परिवर्तनशील रहते हैं लेकिन एक निश्चित सीमा के बाद वो कैसे हो जाते हैं, आपके स्थायी नेचर के हो जाते हैं, वो आपके क्या कहलाएंगे, आपके अर्ध परिवर्तनशील। तो मैंने आपको व्यय की प्रकृति के अनुसार बताया, लागत का वर्गीकरण मैंने आपको लागत केंद्र के संबंध के आधार पर बताया, आपको इसका वर्गीकरण व्यवहार व आचरण के अनुसार बताया। ठीक इस पर मैंने आपसे चर्चा की थी कि कई बार ऐसा होता है कि जो प्रबंध के निर्णयन या प्रासंगिकता के आधार पर भी हम क्या कर सकते हैं, जो लागत का वर्गीकरण कर सकते हैं। उसमें भी कई प्रकार की लागतें हैं। सीमांत लागत है, आपकी भेदात्मक लागत है, आपकी आरोपित लागत है, अवसर लागत है, डूबी हुई लागत है, प्रासंगिक लागत है, तो इन पर भी आप कर सकते हैं। लेकिन कुछ ये लागतें प्रबंधकीय निर्णय के लिए महत्वपूर्ण है। और जो मैंने आपको बताया कि जो आपको आंकिक प्रश्न करने हैं, ये आपको जो कॉस्ट शीट बनानी है, अगर लागत केंद्र की इकाई की आवंटन के आधार पर जो मैंने आपको लागत बताई, प्रत्यक्ष लागत और अप्रत्यक्ष लागत, और प्रत्यक्ष लागत में भी सामग्री श्रम और व्यय, और प्रत्यक्ष लागत में सामग्री श्रम और व्यय बताए, उनको अगर आप समझ लेंगे तो आपका वहां आपको जो आंकिक प्रश्न करेंगे तो उसमें भी आपको सुविधा रहेगी। मैंने आपको बताया है कि जितने भी प्रत्यक्ष जो लागतें हैं, प्रत्यक्ष सामग्री, प्रत्यक्ष श्रम और प्रत्यक्ष व्यय, इन तीनों को अगर आप योग कर दें तो इन तीनों का योग होगा आपका मूल लागत। और इसके बाद आप कॉस्ट शीट में कहीं भी प्रत्यक्ष व्यय नहीं आएगा। इसके बाद जो भी व्यय आना चालू होंगे वो सब अप्रत्यक्ष प्रकृति के होंगे। और मैंने आपको बताया कि जो अप्रत्यक्ष व्यय है, अप्रत्यक्ष श्रम, अप्रत्यक्ष सामग्री, अप्रत्यक्ष व्यय, तीनों को जोड़ दीजिए, तीनों का जो संयोजन होगा वो होगा आपका क्या, वो आपका होगा उपरिव्यय। उपरिव्यय नया शब्द नहीं है, उपरिव्यय अप्रत्यक्ष श्रम, सामग्री और व्यय का संयोजन है। और उपरिव्यय को मैंने फर्दर कैटेगराइज किया। उपरिव्यय को भी आप क्या करते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड में, ऑफिस ओवरहेड में और आप सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और फिर मूल लागत में एक एक करके जोड़ते जाएं तो आपको क्या, कुल लागत के अंक प्राप्त हो जाएंगे। ये आपको यहां पर वर्गीकरण में भी आपको साथ मदद करेगा, साथ ही साथ जब आप कॉस्ट शीट बनाएंगे तो वहां पे भी आपको बहुत ज्यादा सहायता मिलेगी।